अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। शाही किला लाहौर का एक और अजूबा, लाल बुर्ज और काला बुर्ज, पाई बाग। लेकिन इससे पहले शाही हमाम। आजकल तो घरों में बड़े बड़े घरों में स्विमिंग पूल बने हुए हैं, बाथ टब बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाथ टब या स्विमिंग पूल का इस्तेमाल आज शुरू हुआ हो, बल्कि सदियों पहले भी बाथ टब भी होते थे, स्विमिंग पूल भी होते थे और वो सारी सहूलतें अपने अपने अंदाज में हुआ करती थी जो आज नई दुनिया को मुयस्सर है, यानी जदीद दुनिया को मुयस्सर है। वैसे तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर अकबर आज़म या जहांगीर ज़िंदा होकर आ जाए तो वो आज का फ्रिज देखकर हैरान रह जाएंगे कि वो अपने मशरूबात को ठंडा करने के लिए क्या क्या जतन नहीं किया करते थे। कहते हैं कि अकबर के ज़माने में हिमालय के पहाड़ों से बर्फ़ रोज़ाना की बुनियादों पर मंगवाई जाती थी और दरबार शाही में मशरूबात और खानों को, यानी जो डेज़र्ट होते थे, उन्हें ठंडा करने के लिए वो बर्फ़ इस्तेमाल हुआ करती थी। लेकिन अब एक बटन दबाएं तो पंखा ऑन हो जाता है, एक बटन दबाएं तो फ्रिज चल पड़ती है और चंद घंटे या चंद मिनट रखें तो ओवन में खाना गर्म हो सकता है। ये सहूलतें उस वक्त नहीं थी, लेकिन बादशाहों के लिए सारा कुछ ही होता था, सारे जतन किए जाते थे और सारी सहूलतें उन्हें दी जाती थी। काला बुर्ज और लाल बुर्ज दिखाने से पहले या पाई बाग दिखाने से पहले मैं आपको लाया हूँ शाही हमाम, क्योंकि ये सारा जो कॉम्प्लेक्स है ये एक ही जगह पर है। तो पहले मैं आपको शाही हमाम और वो शाही टब दिखाता हूँ जिसमें कभी बादशाह सलामत गुस्ल फरमाया करते थे। ये जनाब सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये उस ज़माने का शाही हमाम है, ये बाथ टब है। कहते हैं कि वैसे तो गुलाब के जो अपना अर्क है, अर्क गुलाब, उसके बारे में एक आम तौर पर रिवायत ये है कि उसे मलिका नूरजहाँ, यानी जहांगीर की चही थी मलिका नूरजहाँ से मंसूब किया जाता है कि उसने दरियाफ़्त किया था। जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि जहांगीर की जो वालिदा थी, यानी अकबर आज़म की जो बीवी थी मरियम ज़मानी, उन्होंने जो है वो ये दरियाफ़्त किया था अर्क गुलाब और गुलाब का इतर। लेकिन आम तौर पर जो है वो बादशाह सलामत और मलिकाएँ गुलाब के अर्क मतलब इस टब में डाल दिया करते थे और वो फिर वो बैठकर गुस्ल फरमाया करते थे। ये पुराने ज़माने का बाथ टब। और ये जो अंदर कमरे हैं इसको फ़िलहाल ताला लगा हुआ है, मतलब ये कि अंदर जाने का रास्ता नहीं है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये बड़ा बाथ टब है, तो मुमकिन तौर पर हो सकता है कि ज़ाहिर मलिकाएँ ख़वातीन थीं, पर्दे का भी ख़ासा जो है वो इंतज़ाम होता था। किसी को इजाज़त नहीं थी कि वो मलिकाओं या शहज़ादियों का सामना करे या शहज़ादियाँ उनके सामने आएँ। तो मुमकिन तौर पर ये जो मतलब कमरे में बने हुए बाथ टब है, ये मलिकाओं या शहज़ादियों के ज़रिए इस्तेमाल रहे हों और वो इनमें गुस्ल करती हों। तो ये अपने दौर की वो सहूलतें हैं जो मुयस्सर थी बादशाहों के घरों में या बादशाहों के महलात में। उन्होंने अपने अहल खाना के लिए ये सहूलतें मुहैया की हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि बाथ टब या वो स्विमिंग पूल आज के दौर में है, बल्कि पहले भी थे, बस सिर्फ ये कि उनकी शक्लें बदल गई हैं। ये शाही हमाम बिल्कुल वस्फ़ में बना हुआ, इसके इर्द गिर्द उस वक्त भी ज़ाहिर सी बात है संगे मरमर का फ़र्श होता था, आज भी है। ये पर्दे के लिए उस ज़माने की दीवारें हैं जो अब ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ उनके निचले ढांचे बाकी रह गए हैं। लेकिन ये छोटी ईंट का इस्तेमाल ज़ाहिर है उस ज़माने में थी ही छोटी ईंट, बड़ी ईंट तो आई अंग्रेज़ों के दौर में है। तो वो सारा कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। ये अपना दीवान ख़ास और अहाता शाहजहानी। और ये जनाब हम पाई बाग में दाखिल हो गए हैं। हमाम शाही मैंने आपको दिखाया। इसके बारे में जो एक तारुफ़ लिखा हुआ है कि पाई बाग और हमाम शाही में खुश आमदेद। अहाता पाई बाग को शाहजहां ने 1633 में तामीर करवाया। ये बाग सिर्फ शाही हरम की ख़वातीन के लिए मखसूस था। आजकल खिलवत खाना एरिया भी इसी अहाते में शामिल है, जो कभी इससे काफ़ी अलग हिस्सा था। इस अहाते के शुमाल की जानिब एक छोटा सा बंगला है जिसे खिलवत या खलत खाना कहा जाता है, जबकि मगरब और मशरक़ की जानिब काला बुर्ज और लाल बुर्ज हैं। पाई बाग एरिया में मौजूद बुनियादों के आसार ये निशानदही करते हैं कि कभी इस जगह बागात में घिरे हुए बहुत से कमरे थे।
यहाँ पुख्ता रास्ते बनाए गए थे। इस बाग में सदाबहार फूल, सर्व और छोटे कद के फलदार पौधे लगाए गए थे। शाही जनाना मस्जिद और शाही ख़वातीन की मस्जिद का रास्ता भी पाई बाग में से गुजरा करता था। शाहजहां ने अपने दौरे हुकूमत के 7वें साल यानी 1634 में लाहौर का दौरा किया और महल की इमारत का जायज़ा लिया। उसने अपने लिए खाबका की तामीर के साथ साथ एक शाही हमाम की तामीर का भी हुक्म दिया, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। इसका मतलब है कि ये शाहजहां के बाद से जो है वो ये शुरू हुआ। शाही हमाम की तामीर बड़े जामे अंदाज में की गई थी और इसमें कई कमरों के साथ एक पानी का तालाब और फव्वारे, एक सर्द पानी का कमरा, एक गर्म हमाम और जामा खाना के अलावा बैतुल खुला भी बनवाया। तालाब के पानी को गर्म करने के लिए भट्टियाँ मौजूद थीं, जहाँ से गर्म हवा भाप गर्म हमाम के कमरों में पहुँचाई जाती थी। हमाम के दीगर हिस्सों को सयाहों के सामने लाने और मरम्मत व बहाली के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। आइए आपको पाई बाग की सैर करवाते हैं। ये पाई बाग चहार बाग की तरह का बना हुआ है। बाग वैसे भी जो है वो मोगलों की पहचान रहे हैं। मैंने एक ज़माने में वाह गार्डन का एक ब्लॉग किया था और उसमें बताया था कि ऐसा नहीं है कि मतलब अनशंट तरीके से बाग लगा दिए जाएं, बल्कि उसमें ज्योमेट्री के असूलों को मद्देनज़र रखा जाता था और बहुत तरतीब और तरीक़े से बागात लगाए जाते थे। चहार बाग का कंसेप्ट बकौल मुवर्रिखीन के बाग बहिश्त से लिया गया और उसी की तर्ज पर मुग़लों ने फिर अपने बागात लगाए, उन्हें तरक्की दी और जो है वो उन्हें वसी व अरीज़ बनाया। उसकी ज़िंदा मिसाल शालामार बाग है, जो 3 तख्तों पर मुश्तमिल है और कई एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। ये वो कॉम्प्लेक्स है। ये मेरे दाएं तरफ जो है वो लाल बुर्ज है, ये बाएं तरफ जो है वो काला बुर्ज है और ये दरमियान में खिलत खाना या खिलवत खाना। तो रास्ता चूँकि इधर से है, मैं इधर से आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ ये चीज़ जहाँ तक मुमकिन हो सकता है। ये सामने जो इमारत आपको नज़र आ रही है, ये मुकम्मल शाही हमाम की इमारत है और ये वो कमरे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि बागात में घिरे हुए कई कमरे थे। अब इनका मसरफ़ क्या था, ये तारीख़ की किसी किताब में ना तो लिखा हुआ है, ना मैं बता सकता हूँ कि ये अपना कमरे किस मसरफ़ में आया करते थे, लेकिन ये कतार दर कतार दूर तक कमरे बने हुए हैं। दरमियान में एक हौज़ है, ये बहुत बड़ा हौज़, यकीनी तौर पर इसमें भी फवारे तो खैर नहीं लगे हुए, लेकिन पानी यकीनी तौर पर होता होगा और इसमें कदमचे भी बने हुए हैं नीचे उतरने के लिए। ये उधर बना हुआ है, मतलब चारों कोनों में कदमचे बने हुए हैं कि इस में उतरा जा सके। ये सामने की जो छोटी सी इमारत आपको नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत सी नन्ना मुन्ना सा, जैसे एक बच्चा एक बहुत बड़े आदमी के साथ खड़ा हो। तो ये पूरे शाही किले में ये छोटी सी एक इमारत बड़ी अजीब सी है। इसे खिलवत खाना कहा जाता है। बाज़ जगहों पर खिलत खाना भी लिखा हुआ है, लेकिन ये खिलवत खाना है। ये खिलत खाने की मिसाल बिल्कुल वही है कि जब कोई शहज़ादी या मलिका था, ये ख़वातीन के लिए मखसूस उगता जाया करती थी महफ़िलों से या दरबार की हजूम से, तो वो कहते हैं कि वो यहाँ आकर तन्हाई में बैठ जाया करती थी इस खिलवत खाने में। ये खिलवत खाने का इधर से भी एक दरवाज़ा है और एक दरवाज़ा जो है वो इधर से है और ये झरोका है। ये झरोके के अंदाज में बनाया गया है और यहाँ से आपको ये शाही किले की जो मरकज़ी दीवार है, बैरूनी दीवार, ये नज़र आ रही होगी। बुर्ज बने हुए हैं, बुर्जियाँ बनी हुई हैं थोड़े थोड़े फासले पर। ये इधर दूर तक जो है वो आप ये देखें कि मैं इतनी बुलंदी पर खड़ा हूँ। ये नीचे जो है वो घास की लॉन है। ये घास के लॉन नए बनाए गए हैं, लेकिन यकीनी तौर पर उस ज़माने में भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा ऐसा। ये अच्छी खासी मोटी दीवार है इस किले की और फासले पर थोड़े थोड़े फासले पर बुर्जियाँ बनी हुई हैं। ये मैं जो है वो पहले भी एक किसी ब्लॉग में बता चुका हूँ कि उस ज़माने में दरिया रावी इस किले के बिल्कुल साथ बहा करता था। पुराने लाहौर का एक गेट है, शेरा वाला गेट, वो बंदरगाह हुआ करती थी और मोरी दरवाज़ा घूम घाम के, मतलब शहर के 3 अतराफ़ में दरिया घूम घाम के मोरी दरवाज़े के सामने से गुजरता था। मोरी दरवाज़ा लाहौर शहर का 13वां दरवाज़ा है। मैंने किसी ब्लॉग में कहा था कि जी लाहौर शहर के 13 दरवाजे हैं, तो लोगों ने बहुत एतराज़ किया था कि गिलानी साहब ने लाहौर के 12 के दरवाजे 13 कर दिए, लेकिन वो 13वां दरवाज़ा एग्जिस्ट करता है।
वो दरवाज़ा मुग़लों ने नहीं बनवाया था, बल्कि सिखों ने बनवाया था, मोरी गेट। लेकिन उससे भी कुछ तारीख़ी वाक़यात मंसूब हैं मोरी दरवाज़े से भी। तो जी खिलवत खाना हमने देखा और अब हम चल रहे हैं लाल बुर्ज। ये सामने जो बुर्ज है ये लाल बुर्ज कहते हैं इसको। समर पैलेस के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। इस वक्त इसकी हालत कुछ थोड़ी सी दिगरगूं है, यानी अभी इसकी तज़ीन व आराइश का काम शुरू नहीं किया गया। ये समर पैलेस के तौर पर यानी गरमाई महल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता था। कहते हैं कि उस ज़माने में बहुत ठंडा हुआ करता था, दरिया बिल्कुल साथ बहता था। यकीनी तौर पर जो है वो दरिया की हवाएँ अंदर आती थीं और ये जो झरोखे बने हुए हैं इनके सामने बाकायदा जो है वो खुशबुओं के प्याले भरे रखे होते थे। ये फिर वहीं आ गया मैं। ये जो है वो सामने आपको खिलवत खाना नज़र आ रहा होगा, सामने जो है वो अपना बुर्ज है। यहाँ से भी जो है वो पूरे शहर का नज़ारा किया जा सकता है। और ये जो है वो बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा होगा किले का की बुलंद फसील शहर पनाह। ये जनाब वो खिड़कियाँ हैं जो रोकूंगी, जो बाहर खुला करती थी और अब भी खुलती हैं। यकीनी तौर पर शहज़ादियाँ, मलिकाएँ और बादशाह इन जो है वो खिड़कियों से या इससे बाहर का नज़ारा किया करते थे। ये जनाब बुर्ज की मरकज़ी इमारत या मरकज़ी हिस्सा आप कह सकते हैं। बुलंदों वाला इसका जो है वो छत है, वो गोल गुंबद बना हुआ है ऊपर। और ये जनाब अगर ऐसे देखा जाए तो यूँ लगता है जैसे कुछ सितारा बना हुआ हो। तो इसकी बिल्कुल जो आराइश की गई है वो सितारों के अंदाज में की गई है। अच्छा, ऊपर भी जाने का रास्ता है। ये जो सामने सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि चूँकि मुरम्मत अभी नहीं हुई, इसको बंद किया जा चुका है और बंद किया गया है। जब इसकी मुरम्मत मुकम्मल हो जाएगी तो इसे खोला जाएगा। अच्छा, ये दरमियान में एक तहखाना टाइप की कोई चीज़ बनी हुई है, सुराख, और अच्छा खासा जो है वो नीचे गहराई में कोई कमरा मुझे नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल है कोई तहखाना होगा, तो लेकिन इस वक्त नहीं पता कि इसका मसरफ़ क्या था। बहरहाल ये जनाब लाल बुर्ज शाही किले की यादगार इमारतों में से एक इमारत। और अब मैं ले चलता हूँ आपको काला बुर्ज, और जो है वो साथ ही आपको नागबंदरी भी दिखाता हूँ और जनाना मस्जिद भी बाहर से दिखाऊंगा, क्योंकि उसकी मुरम्मत का काम भी जारी है। और इसके बाद का जो विलाग होगा वो होगा शीश महल के बारे में। वही शीश महल फिर वही शहाबुद्दीन शाहजहां का नाम आता है, जो उसने अपनी मलिका मुमताज़ महल के लिए बड़े चाव से बनवाया था। लाल बुर्ज, खिलवत खाना और ये जो है वो काला बुर्ज, ये भी समर पैलेस के तौर पर इस्तेमाल होता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं आपको इसके अंदर शायद ना ले जा सकूं, क्योंकि इसके अंदर के हिस्से मतरूक हैं। मतलब फ़िलहाल इसे आप यूँ कह सकते हैं कि काठ कबाड़ रखने के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर इसकी भी बहाली होगी और लोग इसके अंदर भी जा सकेंगे। फ़िलहाल ये बंद है, वरना मैं आपको लाजमी तौर पर अंदर दिखाता। जैसे जो है वो मैंने आपको लाल बुर्ज दिखाया अंदर से, इसी तरह ये काला बुर्ज भी दिखाता। अब ये जो है वो एक अजीब सी बात है कि ये दो अलग अलग बादशाहों ने बनवाए। एक ने इसका नाम काला बुर्ज रखा और दूसरे ने इसका नाम लाल बुर्ज रखा। इसी अहाते में दो चीज़ें और भी मौजूद हैं, लेकिन चूँकि वो भी मतलब उनकी भी मुरम्मत हो रही है, हम वहाँ जा तो नहीं सकेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ बाहर से। उनमें से एक चीज़ का ज़िक्र मैंने किया था, ज़नाना मस्जिद का। तो मैं बाहर से आपको जो है वो ज़नाना मस्जिद दिखा देता हूँ, और अभी उसकी जो है वो तज़ीन व आराइश हो रही है, तो वहाँ मैं आपको नहीं ले जा सकूँगा। लेकिन मैं आपको वो जगह ज़रूर दिखा देता हूँ जहाँ किसी वक्त ज़नाना मस्जिद हुआ करती थी। ये सारा शाही किले का नज़ारा। ये जो दीवार है इसकी दूसरी तरफ आता है जहांगीरी है, दीवान ख़ास है, और ये कोई पीछे बुर्ज और ये जो अंदरूनी फसील का हिस्सा, ये वो है सारा कुछ। ये फिर मैं पाइन बाग में आ गया, और ये जनाब ज़नाना मस्जिद जो जिसकी इस वक्त मुरम्मत जारी है। ये शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां उसने बनवाई थी ज़नाना मस्जिद। पहले जो है वो नहीं होती थी, लेकिन
मतलब ख़वातीन की मस्जिद अलग नहीं होती थी। ये उसका जो है वो इमारत है अपना ज़नाना मस्जिद की। और ये जो साथ आपको गुंबद सा एक नज़र आ रहा है, ये एक खूबसूरत मंदिर है, लेकिन मैं आपको यहाँ इस वक्त इसे ले जा नहीं सकता। ये नाग मंदिर कहलाता है और कहते हैं कि जब शाह अपना सिखों की हुकूमत आई और उन्होंने इस किले में बहुत तोड़ फोड़ की, इसी सिलसिले में ये जो कहा जाता है कि ज़नाना मस्जिद को भी उन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया और उसकी जगह नाग मंदिर बना लिया गया था। तो ये गुरुद्वारा, लेकिन पता नहीं इसको नाग मंदिर क्यों कहते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने इसे जो है वो मतलब मस्जिद की हालत जो है वो तब्दील कर दी। मुग़लों ने अपने जितने भी किले बनवाए उन्होंने मज़हब को हमेशा मुक़द्दम रखा। उनकी ये आदत रही कि उन्होंने अपने किलों में मस्जिदों के अलावा मंदिर भी बनवाए और उन मज़ाहिब के लोगों की इबादत का भी एहतराम किया जो उनके अपने नहीं थे। लेकिन सिखों ने इस मजहबी रवादारी को ख़त्म किया और बहुत से मामलात हैं। लाहौर में जब रंजीत सिंह की हुकूमत थी, वो उससे पहले मतलब 1768 में यहाँ जो है वो सिख पहली बार आए थे। मतलब उसके बाद फिर 1799 में रंजीत सिंह आ गया और उसने हुकूमत कायम की। लेकिन मुसलमानों पर जुल्म व सितम रंजीत सिंह से पहले शुरू हो गया था। लाहौर की मसाजिद वीरान कर दी गई, बादशाही मस्जिद पर जो है वो उसे अस्तबल की शक्ल दे दी गई। और एक वक्त ऐसा भी आया कि महाराजा शेर सिंह ने शाही मस्जिद की के जो मीनार हैं उन पर तोपें नस्ब करवाई, गोलाबारी की गई किले के अंदर, और किले के अंदर से जो गोले बरसाए गए उन्होंने शाही मस्जिद के मीनार तक शहीद कर दिए। लेकिन मुसलमान बहरहाल ये क्रेडिट जाता है वो शहनशाह हों या कोई भी और हो कि उन्होंने हमेशा दूसरे मज़ाहिब का एहतराम किया। ये मेरे पीछे जो आपको इमारत नज़र आ रही है, ये इस वक्त तो नाग मंदिर कहलाती है, लेकिन इसके साथ बिल्कुल जो है वो ज़नाना मस्जिद थी। जब रंजीत सिंह बरसरे इक़्तिदार आया तो उसने इसकी जो ज़नाना मस्जिद की जो हैसियत थी वो ख़त्म कर दी और उसकी जगह नाग मंदिर बनाने का हुक्म दिया। और नाग मंदिर ये बना, कहते हैं कि ये गुरुद्वारा था। अब मुझे नहीं पता कि इसको नाग मंदिर जो है वो क्यों कहा जाता है। और ये साथ जो है वो ज़नाना मस्जिद की इमारत है जिसे उसने तराश खराश करके या उसकी जगह कम करके तो ये नाग मंदिर की बुनियाद रखी थी। मैं रंजीत सिंह के बारे में जब कोई बात करता हूँ तो आमतौर पर मेरे नाजरीन, कुछ नाजरीन ना, तमाम नाजरीन नहीं बल्कि कुछ नाजरीन ये शिकवा करते हैं जी कि मैं पंजाब के सपूत के बारे में गलत बात करता हूँ। कुछ लोग उसे शेर पंजाब भी कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि जी वो चूँकि पंजाब की मिट्टी से था, यहाँ का रहने वाला था, लिहाजा उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला जाना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी वो मजहबी रवादारी की एक ज़िंदा मिसाल था और उससे जुड़ी हुई दो बातें वो बताते हैं कि जी एक मोरा सरकार उसकी बीवी थी, वो भी मुसलमान थी, और दूसरी जो है गुलबहार बेगम वो भी जो है मुसलमान थी, दोनों उसकी बीवियाँ थीं, लेकिन दोनों रक्कासाएँ थीं। वो कहते हैं कि जी अगर रंजीत सिंह जो है वो मुसलमानों पर इतना मेहरबान ना होता तो वो इन दो मुसलमान औरतों से शादी ना करता। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इन्हें शादी नहीं मानता, इसलिए कि मुसलमानों में यानी मुसलमान इस्लाम में किसी मुसलमान औरत की गैर मज़हब में शादी जायज़ नहीं है। हिंदुस्तान में अब भी होता है, सेकुलर मुल्क है, ये भी एक दोगलापन है कि हिंदू औरत मुसलमान के घर नहीं जानी चाहिए, मुसलमान औरत बेशक हिंदू के घर आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल मैं इतना फ़राख दिल नहीं हूँ मज़हब के मामले में, लेकिन इंतहा पसंद भी नहीं हूँ। मैं मजहबी रवादारी का कायल हूँ और ये चाहता हूँ कि जिस तरह मैं दूसरों के मज़हब का एहतराम करता हूँ, लोग मेरे मज़हब का भी एहतराम करें। लेकिन मैं इस वक्त एक ऐसी यादगार के सामने खड़ा हूँ जहाँ मजहबी रवादारी का कोई एहतराम नहीं किया गया, लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को जाता है या उसके बाद आने वाले लोगों को जाता है कि अगर रंजीत सिंह ने मस्जिद गिराकर मंदिर बना लिया तो शाही किले में रंजीत सिंह के नाग मंदिर को ख़त्म करके या मुनज़्ज़म करके इसे दोबारा मस्जिद की शक्ल नहीं दी गई। हालांकि हिंदुस्तान में बहुत सी मसाजिद पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है जो बहुत कदीम मसाजिद हैं, बाबरी मस्जिद से लेकर और अब तक, कि जी ये पहले यहाँ जो है वो हिंदुओं के मंदिर हुआ करते थे। बहुत सी मसाजिद ऐसी हैं जिनके तहखानों में अब भी जो है वो हिंदू पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि उनका दावा है कि ये किसी ज़माने में मंदिर थे और मुग़लों ने इन्हें मसाजिद में तब्दील कर दिया।
लेकिन हिंदुस्तान में जो मेरे नाज़रीन हैं वो भी, और पाकिस्तान में जो मेरे नाज़रीन हैं वो भी इस बात के गवाह रहे कि पाकिस्तान में किसी मंदिर को गिराया नहीं गया और उसे मस्जिद में तामीर नहीं तब्दील नहीं किया गया। ये बात सच है कि हमने मंदिरों की उस तरह हिफाजत नहीं की, गुरुद्वारों की उस तरह हिफाजत नहीं की जिस तरह की जानी चाहिए थी, और बेशतर गुरुद्वारे और मंदिर खंडरात में तब्दील हो गए हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हाँ हमने उनकी हैसियत को तब्दील किया है। नाग मंदिर से और अपना ज़नाना मस्जिद से और अपना खिलवत खाने से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।